Hi guys, this is Harshita. Welcome back to my channel. How are you guys doing? Hope you're doing really great. हाँ, it's been a long time. 2 महीने से कुछ फिल्म नहीं किया है एंड जो मेरी लाइफ में हो रहा था ना, उस हिसाब से मेरा मन भी नहीं था फिल्म करने का, और अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद वो भी नहीं करता. तो मेरे साथ सिचुएशन क्या हुई, मैं शुरू से अपनी पूरी कहानी बताती हूँ. मैं मई 2022 में कनाडा आई थी. जॉर्ज ब्राउन कॉलेज से मैं इवेंट प्लानिंग कर रही थी. ठीक है, तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर, मेरा ना वीज़ा इंडिया में जब थी तो लेट आया था एंड मेरा फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन था. तो मेन टेक था मेरा, फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन था. तो मैंने वहीं पे 95 डेज समथिंग मेरे वीज़ा को आने में लगे थे. तो सॉरी चावल खा रही थी मैं. 95 डेज समथिंग मेरे वीज़ा को आने के लिए लगे थे और मैं बीच बीच में बातें भूल जाती हूँ, तो I'm सॉरी अबाउट इट. बट वो मेरी आदत है. मेरे दोस्तों को तो अब हो गई है इस चीज़ की आदत कि ये भूल जाएगी बताते एंड देन अलग टॉपिक पे पहुंच जाती हूँ. बट हाँ ठीक है, 95 डेज मेरे वीज़ा को आने में लगे थे. तो मेन टेक था मेरा एंड मैं अपनी क्लासेस वहीं पे इंडिया में बैठ के ले रही थी. देन मेरा वीज़ा आ गया. सितंबर वाला इनटेक मेरा ऑनलाइन नहीं था, मतलब कुछ क्लासेस ऑनलाइन थी, कुछ क्लासेस ऑनलाइन नहीं थी. और फिर यहाँ आने के बाद मैं जुलाई 8 को मैं यहाँ लैंड हुई थी 2022 में. यहाँ आने के बाद थोड़ा टाइम मैं ब्रैम्पटन रही. बाय द वे आई हैव अगेन चेंज माई हाउस. मतलब मेरा ये 5वां घर है. ठीक है 2 साल के अंदर. तो उसकी भी मैं स्टोरी बताऊंगी, बट मैं शुरू से बता रही हूँ तो मैं बताना चाहती हूँ. ओके, तो ब्रैम्पटन रह रही थी मैं. तो ब्रैम्पटन से मेरी जैसे सुबह 8 बजे क्लास होती थी, तो बहुत मुश्किल हो रहा था लेकिन उस टाइम सितंबर आया नहीं था. मैं जुलाई में आई थी. तो जुलाई से, मतलब जब मुझे पता था कि सितंबर, मतलब मैं आई गेस नवंबर में मैंने ब्रैम्पटन से मूव किया था. हाँ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 1 को मूव किया था. तब 4 महीने मैं ब्रैम्पटन रही थी. तो जब मेरी क्लासेस शुरू हो गई थी ना सितंबर में, तब मैं रियलाइज़ कर रही थी कि सुबह जैसे 8 बजे वाली क्लास होती है तो बहुत ज़्यादा ऐसे मुश्किल होता था यहाँ आना. सुबह 5 बजे मुझे उठना पड़ता था एंड 5:30 की मेरी बस होती थी जब मैं 8 बजे वाली क्लास में पहुँच पाती. तो मैंने ब्रैम्पटन से मूव कर लिया था इधर ईस्ट यॉर्क में, पेप स्टेशन के पास. पेप स्टेशन वाले घर में मैं शेयर्ड रूम में रह रही थी. तो वहाँ फिर मैं बहुत परेशान हो गई थी शेयर्ड रूम में रहने से. एंड देन आई मूव टू अ प्राइवेट रूम, जो मतलब, लेकिन उस टाइम सब मेरे को बहुत महंगा लग रहा था. तो मैंने बेसमेंट वाला घर ले लिया. हाय, जो उस बेसमेंट वाले घर में मैं डिप्रेस रही हूँ. गाइज, इफ़ यू आर द पर्सन हु एंजॉयज स्काई, नेचर जिसे पसंद है, भाई बेसमेंट वाले घर में तुम मत रहो. बेशक तुम्हें थोड़ा सा ज़्यादा रेंट देना पड़ जाए, बेसमेंट वाले घर में तुम पागल हो जाओगे अगर तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं हो. और अगर तुम प्राइवेट रूम में रह रहे हो, स्पेशली एक बल्ब के नीचे तुम पूरा दिन बैठे हो, ना कोई लाइट आ रही है ना कुछ, बहुत गंदा हो जाता है. ठीक है, फिर उसके बाद मैंने मूव किया स्कारब्रो साइड. वहाँ पे मैं किसी फैमिली होम में रह रही थी कि मतलब अंकल थे, उनका बेटा था, उनका डॉगी था. तो मतलब मैं उधर भी बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि मेरे घर के आसपास ग्रोसरी स्टोर नहीं था. मतलब मैं स्टेशन के पास थी, थोड़ा सा एक ही बस थी, लेकिन मैं परेशान हो गई थी. ठीक है, एंड देन उसके बाद मेरे फ्रेंड्स को ना इंडिया जाना था. और ये तो चलो मैंने घर का बता दिया. अभी मतलब मेरे को थोड़ा और किसी और टॉपिक से बताना पड़ेगा, तब मैं आपको पूरी स्टोरी समझा पाऊंगी. तो ना मेरा, जैसे जो मैं कोर्स का बता रही हूँ, मेरा 2nd सेमेस्टर फिर ऑनलाइन ही था. देन 3rd सेमेस्टर एंड देन 4th सेमेस्टर में मेरा क्या हुआ, मैंने 3rd सेमेस्टर में ना एक इलेक्टिव सब्जेक्ट लेना था. वो था वर्ल्ड रिलीजन्स. इलेक्टिव सब्जेक्ट जो वर्ल्ड रिलीजन्स था. 4th सेमेस्टर में भी हमें एक और इलेक्टिव सब्जेक्ट लेना था. 3rd सेमेस्टर, ऐसा मत सोचना कि मैं फेल हुई हूँ, मैं सच में पास हुई हूँ. A+ से पास हुई थी मैं 3rd सेमेस्टर वाले इलेक्टिव कोर्स पे. लेकिन मैं थोड़ी सी डम हूँ. ठीक है, तो 4th सेमेस्टर में मेरे को ऑप्शन आ रहा था वर्ल्ड रिलीजन्स का ही. मैंने कोर्स कोड नहीं देखा, मैंने सब कुछ नहीं पढ़ा. मैंने सोचा ये वाला वर्ल्ड रिलीजन्स जो मैंने 3rd सेमेस्टर में पढ़ा है वही कंटिन्यू होगा और उसको और डेप्थ में पढ़ाए जाएंगे. मैंने 4th सेमेस्टर में भी वो ले लिया. और उसकी वजह से जब मैं ग्रेजुएट होने वाली थी तब मुझे पता चला मैं तो ग्रेजुएट हो ही नहीं सकती क्योंकि मैंने एक कोर्स रिपीट कर दिया. और बल्कि 4th सेमेस्टर में रिपीट करने के बाद मेरा C+ आया था.
मैं फेल नहीं हुई थी बट C+ आया था और थर्ड सेमेस्टर में पास हुई थी इतने अच्छे नंबरों से। ठीक है, वो ठीक है। एंड देन मुझे पता चला मैं ग्रेजुएट नहीं हो सकती, मेरे सारे फ्रेंड्स ग्रेजुएट हो गए। फिर मेरे को एक और सेमेस्टर करना पड़ा, 5th सेमेस्टर। वो ऑनलाइन था, दूसरा इलेक्टिव कोर्स लेना पड़ा मुझे। तो उसमें मतलब इतने पैसे तो नहीं लगे, क्योंकि जब आप कंटिन्यू एजुकेशन करते हो ना अपने कॉलेज के साथ, तो क्या कहते हैं, ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ते, ऐसे पूरी फीस नहीं देनी पड़ती। एक ही सब्जेक्ट था मेरा, जो एक ही सब्जेक्ट की वजह से ये सब हो रहा था, तो 350 समथिंग कुछ लगे थे उसके, ठीक है, एक कोर्स के। एंड देन वो 5th सेमेस्टर ऑनलाइन था। एंड देन मेरा जो 4th सेमेस्टर था, जब मैं ग्रेजुएट होने वाली थी, वो वाला जब मैं नहीं हुई और जो होने वाली थी 4th सेमेस्टर में, मेरी इंटर्नशिप थी। तो मैं वही इंटर्नशिप कंटिन्यू कर रही थी और वहाँ पे फिर मेरे को फुल टाइम जॉब भी मिल गई थी। वो पेड इंटर्नशिप थी, मैंने खुद से ढूंढी थी, कॉलेज वालों ने हेल्प नहीं की थी उस चीज़ के लिए। मतलब कॉलेज वाले लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, वो हेल्प करते हैं, बट जो उन्होंने लिस्ट प्रोवाइड की थी वहाँ से मेरे को कुछ अच्छी मिली नहीं। एंड देन वो मैंने खुद से ढूंढ ली थी, ठीक है, वो सब ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, बहुत जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो अपार्ट फ्रॉम दैट फिर जॉब चली रही थी मेरी और मैं फुल टाइम कर रही थी, क्योंकि जब मैं आई थी तब वो वाला सीन शुरू हो गया था कि मतलब 40 आवर्स से ज़्यादा तुम कर सकते हो। तो मेरे पास मतलब मेरी खुली छूट थी, तो मैंने ऑनलाइन था। और मैं क्या कहते हैं, जब मैं ग्रेजुएट होने वाली थी अगस्त 2023, और मैं नहीं हो पाई थी, तब मैंने सोचा था कि PR तो ओंटारियो में रह के नहीं होने वाली है, ठीक है, तो मैं मूव करूँगी। जैसे ही ग्रेजुएट हो जाऊंगी, जैसे ही वर्क परमिट हाथ में आ जाएगा, मैं मूव करूंगी। मूव करने वाली थी, तो फिर मेरे को पता चला ये पंगा हो गया। और मेरे को उसका भी कोई मतलब था नहीं कि ठीक है पंगा हो गया है, गलती हो गई है, बट ऑनलाइन ही है, वहाँ जाके भी मैं कर सकती हूँ। बट जैसे जिस कंपनी के साथ मैं हूँ वो मेरे को कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं मैं करवाना चाहूँ तो मैं नोवा स्कोशिया वाली टीम से बात करी थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, बहुत स्लो सीजन चल रहा है और वो मेरे को पार्ट टाइम दे सकते हैं। मैंने फिर पूछा कि मतलब पार्ट टाइम में कितने घंटे दे सकते हो, तो दे वर लाइक 12 घंटे। मैंने कहा यहाँ 40 घंटे काम करके खर्चा निकालना मुश्किल हो जाता है, वहाँ 12 घंटे जाके क्या करूँगी। तो इससे बढ़िया फिर मैंने सोचा कि और वेट करते हैं, अब सीधा ग्रेजुएट होके जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं दिसंबर में ग्रेजुएट होने वाली थी। अब दिसंबर मेरा स्टडी परमिट था 31 तक, दिसंबर 12 को मैं ग्रेजुएट होने वाली थी और ट्रांसक्रिप्ट आ जाती है 4-5 दिन में। लेकिन जब तुम एजुकेशन कंटिन्यू करते हो ना, तो वो तुम आउट ऑफ सिस्टम हो जाते हो और तुम्हें कोई लिंक दिया जाता है कॉलेज वालों की तरफ से। तुम्हें उस लिंक पे जाके फॉर्म फिल करना होता है दैट यू आर एलिजिबल टू ग्रेजुएट नाउ, उन्हें बताना होता है। उन्होंने मेरी वो रिक्वेस्ट कभी एक्सेप्ट ही नहीं की। और मतलब ये ऑप्शन होता है तुम्हारे पास कि अगर तुम्हें ट्रांसक्रिप्ट, जैसे ही तुम्हारा कोर्स खत्म हो गया और तुम्हें ट्रांसक्रिप्ट जल्दी चाहिए ना, तो तुम्हें मिल जाती है। तो मैंने ट्रांसक्रिप्ट के लिए बोला, उन्होंने बोला कि अभी तक तुम्हारी एप्लीकेशन आई नहीं है हमारे पास कि दैट यू आर एलिजिबल टू ग्रेजुएट। मैं कि ओके। फिर मैंने बहुत कॉलेज में फ़ोन किए, बहुत मेल डाले, वो एक्सेप्ट ही नहीं हुई। और मेरे को इस चीज़ का नहीं पता था, अगेन मैं डम हूँ, आई नो दैट, एंड ओके ठीक है मैं हूँ, ठीक है। तो अब मेरे को इस चीज़ का नहीं पता था कि स्टडी परमिट एक्सपायर हो जाएगा, मैंने ध्यान ही नहीं दिया इतना। स्टडी परमिट एक्सपायर हो जाएगा तो तुम वर्क परमिट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, तुम्हारा उस टाइम वैलिड होना चाहिए। मैंने ठीक है। तो उसके बाद मेरी ट्रांसक्रिप्ट आई 5 जनवरी को, 31 को मेरा एक्सपायर हो गया। उसके बाद 5 जनवरी को आई, जब मैं वर्क परमिट खुद से अप्लाई, मेरे फ़ोन में स्टोरेज ख़त्म हो गई थी। हाँ, तो 5 जनवरी को मेरी ट्रांसक्रिप्ट आई एंड वर्क परमिट में अप्लाई करी थी। वर्क परमिट अप्लाई करने के टाइम मेरे को पता चला कि स्टडी परमिट एक्सपायर हो चुका है। और मतलब फिर मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने गूगल वगैरह सर्च किया, वहाँ पे यही था कि अब तुम्हें स्टेटस रीस्टोर करना पड़ेगा। मेरे कॉलेज वालों को मैंने मेल डाल के पूछा कि मतलब ऐसे ऐसे सीन है, तो उन्होंने भी यही बोला स्टेटस रीस्टोर करना पड़ेगा। स्टेटस रीस्टोर करने के पैसे जो मुझे वर्क परमिट अप्लाई करते टाइम जो 300-350 देने थे, स्टेटस रीस्टोर करने के पैसे होते 650। एंड फिर मेरे को ये था कि मतलब मैं खुद से नहीं करूँगी, किसी से काम करवाऊँगी। एंड देन इमिग्रेशन वालों के पास गई मैं, एंड वहाँ जाके उन्होंने स्टेटस, भाई कितने पैसे लगते हैं स्टेटस रीस्टोर करने के। मैं गई थी पहले SIC इमिग्रेशन, उन्होंने अपनी फ़ीस बताई कि 650 तो ठीक है स्टेटस रीस्टोर करने के। देन उन्होंने अपनी फ़ीस बताई 900, लाइक ओके। फिर मैंने कोई वीज़ा प्लस करके है ब्रैम्पटन में, वीज़ा प्लस इमिग्रेशन सर्विसेज,
वो मेरा फ्रेंड है नबील, उसके वो पहले उनके पास जा चुका है, तो फिर मैं उसके थ्रू उनके पास गई। उनसे उनकी फ़ीस थोड़ी कम थी, 600 700 समथिंग कुछ लिए थे उन्होंने, क्योंकि मैं किसी के रेफरेंस से गई थी। तो वहाँ जाने के बाद फिर मैंने उनसे वो करवाया, एंड फ्रॉम द लक ऑफ गॉड, मतलब मैं बहुत लकी, बहुत ग्रेटफुल, बहुत ब्लेस्ड हूँ इस चीज़ में। मेरा कैमरा कहाँ जा रहा है? बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि भगवान मेरे सारे काम बनवा देते हैं। ठीक है, ये होने के बाद अभी मेरा वर्क परमिट आ चुका है 3 साल का, एंड आई हैव अ जॉब। मेरे जॉब वालों ने मुझे टर्मिनेट कर दिया था कि मैंने सिचुएशन बताई थी कि ऐसा ऐसा हुआ है और मुझे कुछ नहीं पता है स्टेटस रीस्टोर होके, क्योंकि अगर तुम गूगल पे सर्च करते हो स्टेटस रीस्टोर होने में कम से कम 150 डेज़ लग जाते हैं। मेरा 30 डेज़ में आ गया। आई डोंट नो हाउ, मतलब आई एम सो ब्लेस्ड, थैंक यू गॉड, आई लव यू। तो मेरा आ गया, एंड देन उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला था कि जैसे ही तेरा आ जाता है हम तेरे को रीहायर कर लेंगे। अभी उन्होंने रीहायर कर लिया है, मेरे शायद अगले हफ्ते से मेरी जॉब भी शुरू हो जाएगी। अभी कुछ 1 हफ्ते पहले ही आया है मेरा वर्क परमिट। तो स्टेटस रिस्टोर करते टाइम ही उन्होंने वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर दिया था, एंड साथ साथ जब स्टेटस भी रिस्टोर हो गया एंड देन वर्क परमिट भी आ गया। तो अगर किसी के साथ ऐसा हो जाता है कि उनका वैलिड डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो जाए, तो तुम्हारे पास 90 डेज़ होते हैं कंट्री में रहने के लिए, बट उसके बाद 90 डेज़ बाद वो तुम्हें डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो 90 डेज़ के अंदर तुम्हें या तो विजिटर वीज़ा लगवाओ, या फिर क्या कहते हैं विजिटर स्टेटस पे जाओ, या फिर स्टेटस रिस्टोर करवाओ। विजिटर स्टेटस पे कैसे जाते हैं वो सब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कि अब सीधा वर्क स्टेटस रिस्टोर कराते हैं एंड देन वर्क परमिट आ जाएगा। तो मेरा आ गया है बाय गॉड्स ग्रेस, और बहुत जल्दी आ गया। इतना जल्दी लोगों का आता नहीं है, क्योंकि इतने दिन में तो आता ही नहीं है, पता ही नहीं कैसे आया है। बार बार मेरा फ़ोन गिरे जा रहा है, ठीक है। एंड आ गया है मेरा अभी, और मैं मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी हुआ ना अच्छी चीज़ के लिए हुआ। हाँ ठीक है, तो अब बात ये थी कि अब मैंने सोच लिया था कि मैं दिसंबर में ग्रेजुएट होंगी, एंड जैन तक का मैंने अपने घर पे रेंट दे रखा था, एंड फेब में हरनाम दीदी को इंडिया जाना था और दीदी का रूम खाली था। तो ये था कि मतलब अब इन लोगों से मिल के ही जाऊँगी वापस, जब तक दीदी नहीं आ जाती। तो मैंने मूव करना था वापस नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक मैं ढूंढ रही थी कहाँ मतलब PR के लिए ईजी होगा। तो इतना टाइम मेरे पास था, मैंने थोड़ा थोड़ा फ्रेंच भी सीखना चालू कर दिया, ठीक है। जितना टाइम मैं घर पे पड़ी थी, मैं दिसंबर 16 को लास्ट शिफ्ट पे गई थी, एंड आज हो गई है February 28। आज 2 महीने हो चुके हैं इस बात को, 2.5 महीने, और मैं 2.5 महीने से घर पे हूँ, ठीक है। तो क्या कहते हैं, फिर मैंने डिसाइड किया था कि मार्च में जब दीदी वापस आ जाएगी उनकी एंड देन मैं उनसे मिलके मूव कर लूँगी, ठीक है। तो इतने टाइम में मैं पढ़ी मैं थोड़ा फ्रेंच सीख रही थी। फिर उसके बाद ना मतलब मेरे को ये हुआ, हाँ तो उसके बाद ये हुआ, डिसाइड किया कि नहीं मूव करते हैं, एंड आई एम गोना लर्न फ्रेंच। 3 साल का वर्क परमिट है, देखी जाएगी, भगवान की दया से सब हो जाएगा। 1 साल यहीं रुकूंगी, 1 साल के बाद भी मतलब फ्रेंच सीख ही लूँगी। मैंने डिसाइड कर लिया फ्रेंच सीखनी है, फ्रेंच सीखने के बाद हो ही जाएगा। अगर फिर भी कुछ ऐसा हो जाता है कि ना होए, क्योंकि मैं 2 बार मूव करने का सोच चुकी हूँ, और मैं इस चीज़ में बहुत मानती हूँ कि भगवान ने लिखा हुआ है सब कुछ, हम कुछ नहीं चेंज कर सकते। तो मैं अगर 2 बार मूव करने का सोच चुकी हूँ और 2 बार किसी ना किसी वजह से कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब ये है कि ठीक है, नहीं होना है मूव, यहीं पे कुछ बात बन जाएगी, और नहीं बनती है तो 1 साल बाद मूव कर जाऊंगी, एंड देन फिर भी 2 साल बचे होंगे मेरे पास ऑलरेडी। तो मैंने डिसाइड किया है मूव नहीं करूँगी। एंड नया घर मैंने मूव कर लिया है, नाम दीदी का घर है उधर मेन स्ट्रीट साइड, एंड मैं रह रही हूँ विक्टोरिया पार्क स्टेशन के पास। तो बहुत करीब है, अच्छा लग रहा है, और नए वाला घर भी अच्छा है। एक दीदी रहती है मेरे साथ, वो थोड़ी बड़ी है, तभी दीदी है तो वो रहती है और मैं रहती हूँ, हम 2 ही जने हैं घर में, एंड इट इज़ वेरी नाइस। अभी तक तो सब कुछ बहुत अच्छा है। सो दिस वॉज द लाइफ अपडेट, जो मैंने इतना सारा लंबी तुम्हें स्टोरी सुनाई है शुरू से लेके। तो जो मेरी गलतियाँ थी उनसे सीखो बच्चों, जो भी अगर नए स्टूडेंट्स आए हो तो ये सब गलतियाँ मत करना। और दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो आई गेस, एंड थैंक you so much for watching. Bye bye, see you next time.
ये मेरे को हरनाम दीदी ने लगाई, एंड ये मैंने खुद लगाई थी, ये गंदी सी तो बहुत दिनों पहले लगाई थी, ये हरनाम दीदी ने लगाई। दैट्स ऑल, बाय बाय।